फिलहाल शहर में वर्मा परिवार रहता था, जिसके मुखिया लालाराम आड़त वाले थे। उनकी आड़त की दुकान पूरे अमरोहा शहर में मशहूर थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी शांति देवी, बड़ा बेटा यश, मंझला बेटा प्रदीप और छोटा बेटा नवीन था। इसके अलावा उनकी 2 बहुएं भी थी। बड़ी बहू का नाम था गौरी और मंझली बहू का नाम था आनंदी। नवीन अभी कमा रहा था। रात के 11 बज गए हैं, नवीन कहाँ है? मुझे क्या पता, तुम्हारा बेटा है, तुम जानो। अकेले मेरे का ही बेटा है ना, उसमें आपका तो कोई हाथ नहीं है। अरे कहना क्या चाहती हो? मैंने कोई उसे जीपीएस ट्रैकर थोड़ी ना लगा रखा है जो मुझे पता होगा कि वो कहाँ है। आपसे ना बात करना ही बेकार है, आप बस लड़ना शुरू कर देते हो। मेरे कहने का मतलब है रात हो गई अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। अरे वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया है और फिर अभी कमा रहा है तो घूमेगा ही ना। शादी होकर तो खूंटे से बन जाएगा। अच्छा जी, आप खूंटे से बंधे हैं क्या? ऐसा ही समझ लो। शादी के बाद कितनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। सही कहा भैया ने। सीरियसली आप लोगों को लगता है कि लड़के शादी के बाद खूंटे से बनते हैं? सच पूछो तो खूंटे से तो बेचारी लड़कियां बनती है, क्यों मम्मी जी? हाँ बिल्कुल, हम लड़कियां तो शादी से पहले और बाद हमेशा खूंटे से ही बंधी रहती हैं। अरे जाओ जाओ, हमारी खोपड़ी पर चढ़कर जो तुम तांडव करती हो उसका क्या? उन लोगों की बहस बढ़ती चली गई और तभी नवीन घर वापस आ गया। और इसीलिए मेरा शादी करने का मन ही नहीं करता। मैं ये महाभारत नहीं कर पाऊंगा। अरे बेटा तू आ गया? हाँ आ गया, और आप लोगों की लड़ाई भी देख ली। अरे ये कोई लड़ाई थोड़ी ना है देवर जी, ये तो बस अनबन है। और इस अनबन का क्या मजा है वो आप शादी के बाद ही समझ पाओगे। मुझे नहीं समझना। अरे ऐसा मत बोल बेटा, हम तो तेरे लिए लड़की देखना शुरू करने वाले हैं। अच्छा तो करो, मैं तो एवर रेडी हूँ। भाई मैं मजाक कर रहा था ताकि आप लोग जल्दी करो। बहुत नटखट है तो। नवीन की शादी की बात सुनकर सबसे ज्यादा खुशी गौरी और आनंदी को हुई, क्योंकि उन दोनों की कामचोरी बढ़ती ही जा रही थी। अगले दिन सुबह की तैयारी में रात को शांति देवी ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर समझाया। सुनो गौरी, आनंदी, कल सुबह जल्दी उठ जाना, घर की सफाई करनी है, कुछ मेहमान आ रहे हैं। जी मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। दोनों ने बड़ी आसानी से हाँ तो कह दिया, लेकिन मन ही मन सफाई के ख्याल से ही बोर हो गई। बहरहाल रात को सब सो गए। सुबह हुई, लेकिन दोनों बहुओं का कहीं पता ही नहीं। शांति देवी जब गौरी को उठाने गई तो, गौरी तू अभी तक पड़ी सो रही है, उठ जा। अरे मम्मी जी, मुझे लगा आनंदी उठ गई होगी। क्या? तूने उठने के बजाय ये सोचा कि कोई और उठेगा? चल उठ। फिर गुस्से में शांति देवी आनंदी के कमरे में गई। आनंदी तू भी अपनी जेठानी जैसी है, चल उठ जा। मम्मी जी, मुझे लगा गौरी दीदी उठ गई होंगी। तुम दोनों की दोनों आलसी हो, उठो जल्दी। दोनों बहुएं आखिरकार उठी और ताज़ा होकर रसोई में पहुंची, लेकिन नींद तो अभी भी पूरी नहीं हुई थी। ये चाय बनाने का काम ना बड़ा थका हुआ है। हाँ दीदी, मेरी तो आंखें बंद हो रही है। और बस अगले ही पल दोनों खड़े खड़े सो गई। चाय उबलकर पूरी पतीले से बाहर आ गई। जब काफी देर तक चाय नहीं आई तो शांति देवी ने आवाज लगाई, चाय कहाँ है? दोनों कहाँ मर गई? मुझे खुद ही जाकर देखना पड़ेगा। जब शांति देवी रसोई में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। पतीली खाली थी और दोनों बहुएं गहरी नींद में थी। गौरी, आनंदी, उठो, ये क्या हालत बना रखी है? अरे हाय राम, मम्मी जी वो ना नींद में गलती हो गई। मम्मी जी अगली बार नहीं होगा, सॉरी सॉरी। इतनी चीनी पत्ती बर्बाद कर दी और सॉरी का राग अलाप रही हो। अब तुम दोनों का क्या करूं मैं? एक काम चोर तो दूसरी महा काम चोर। चलो फटाफट ये साफ करो और दोबारा चाय बनाओ। शांति देवी ने उन्हें खूब फटकारा और फिर चाय पीने के बाद सफाई करने को कहा, लेकिन सफाई में भी बहुएं अपना आलस दिखाने से बाज नहीं आई। आनंदी, ये सफाई का काम बड़ा बोरिंग है। हाँ दीदी, मेरी तो कमर टूट गई। अगर हमारी देवरानी आ जाए तो सारा काम उसी से कराएंगे। सही कहा दीदी, नवीन की शादी ना अब जल्दी हो जानी चाहिए। काम खत्म करने के बाद दोनों बहुएं आराम से बैठी और बातचीत शुरू हो गई। आनंदी, हमें ना अब नवीन की शादी जल्दी करानी होगी। हाँ दीदी, देवरानी आएगी ना तो सारा काम उसी के सिर डाल देंगे। और हम आराम से रानी की तरफ बैठेंगे। सीरियसली, सारा काम देवरानी से करा लेंगे। सही कहा। अगली सुबह शांति देवी ने सबको बुलाया और कहा, सब लोग तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है।
अरे मम्मी कहाँ जाना है, मंदिर या फिर रिश्तेदारों के यहाँ? हमें नवीन के लिए लड़की देखने जाना है। ये सुनकर गौरी और आनंदी के चेहरे खिल उठे। गौरी ने आनंदी से धीरे से कहा, लो भाई, अब तो बंधने वाली रस्सी मिलने वाली है। हाँ, अब हमारी मदद करने वाली कोई आ ही जाएगी। सब लोग तैयार हुए और मीना के घर पहुंचे। मीना की माँ ने सभी का स्वागत किया और कहा, ये मेरी बेटी मीना है, सब इंस्पेक्टर है और जल्दी ही इंस्पेक्टर बनने वाली है। ये सुनकर शांति देवी, लालाराम, यश और प्रदीप तो खुश हो गए। सबने मीना की तारीफ करनी शुरू कर दी। अरे वाह वाह, क्या बात है, आपकी बेटी तो बहुत बहादुर है। बहुत बढ़िया, आजकल लड़कियां भी घर का नाम रोशन कर रही हैं। नवीन, अब तो तेरी जिंदगी सेट है भाई। क्या भैया, अब भी जी आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन गौरी और आनंदी के मन में खलबली मच रही थी। गौरी ने धीमे से कहा, ये तो ऑफिस में रहेगी, घर का काम कौन करेगा? और ये पुलिस वाली है, इस पर तो रॉब भी नहीं चला पाएंगे, उल्टा हमें ही लॉकअप में डाल देगी। अरे तो अब क्या करे? कुछ तो करना पड़ेगा। दोनों ने तय किया कि नवीन को भड़काएंगी। मौका पाकर गौरी ने नवीन के कान में कहा, देवर जी, पुलिस वाली से शादी करोगे तो सोचना, गलती से कुछ कर दिया तो सीधे हवालात पहुंच जाओगे। और ऐसी लड़कियों को लोग मर्द कहते हैं, सब कहेंगे नवीन ने आदमी से शादी कर ली। अब नवीन घबरा गया। सच? पुलिस वाली बहुत तेज होती है। और सोचो, घर पर काम कौन करेगा? पूरी जिंदगी झाड़ू पोछा तो तुम्हें ही करना होगा। नवीन को उनकी बात सही लगी। उसने शांति देवी से कहा, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। क्यों? बस नहीं पसंद, आप मना कर दो ना। शांति देवी ने परेशान होकर मीना की माँ को बहाना दिया, माफ कीजिए, मेरे बेटे की सैलरी आपकी बेटी से कम है, ये रिश्ता सही नहीं रहेगा। अरे ये क्या बात हुई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वो लोग वापस आ गए। गौरी और आनंदी ने चैन की सांस ली। फिर कुछ दिनों बाद पंडित जी ने फोन किया। शांति देवी जी नमस्ते, एक अच्छा रिश्ता है, आज आ सकते हैं क्या आप लोग? हाँ हाँ बिल्कुल, कहाँ आना है बताइए। सब लोग रेस्टोरेंट में मिल लीजिए। ठीक है, शाम को 5 बजे आते हैं। शांति देवी ने परिवार को इस बारे में बताया और सब 5 बजे रेस्टोरेंट पहुंचे। वहां सीमा नाम की लड़की आई। वो बेहद खूबसूरत थी। ये तो सुपर मॉडल लगती है। सच में? सीमा, क्या तुम घर के काम जानती हो? हाँ, मेरी बेटी घर का सारा काम जानती है। अरे वाह, अरे वाह। इतना ही नहीं, मेरी बेटी जॉब भी करती है, कभी दिन में ड्यूटी रहती है तो कभी रात में। सर्वगुण संपन्न है मेरी सीमा। ये सुनते ही गौरी और आनंदी का माथा ठनक गया। हे भगवान, ये तो हमारी उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया। ये जॉब वाली दिन रात की शिफ्ट में रहेगी तो घर का क्या होगा? दोनों ने शांति देवी को भड़काने की ठान ली। मम्मी जी, ये जॉब वाली लड़कियां ना घर का नाश कर देती हैं। और सोचिए, ये रात की ड्यूटी करेगी तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शांति देवी को ये रिश्ता पसंद आ रहा था, लेकिन उनकी बातों से वो भड़क गई। अब माफ कीजिए, हमारी सोच नहीं मिलती, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। अरे पर अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। रिश्ता खत्म होते ही कुछ दिनों बाद शांति देवी के घर उनकी पड़ोसन संगीता आई। हमेशा की तरह वो हंसी मजाक करने लगी। अरे दीदी, घर में कोई त्योहार है क्या? सब ऐसे मुंह बनाए बैठे हैं जैसे मटके में खट्टा दही रखा हो। अरे नहीं नहीं, बस जिंदगी ऐसे ही चल रही है। संगीता ने गौर किया कि शांति देवी बहुत सीरियस लग रही है। उसने पूछा, दीदी कुछ हुआ है क्या? आपकी ये चुप्पी तो बिल्कुल भी नहीं जचती। अब क्या बताऊं संगीता, नवीन के लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही। 2 रिश्ते आए लेकिन दोनों में कुछ न कुछ कमी निकल आई। अब तो मन उदास हो गया है। अरे दीदी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक लड़की का नाम सुझाऊं? हाँ हाँ जरूर, कौन है वो लड़की? मेरी सहेली की बेटी तारा, बहुत सुंदर और संस्कारी है। आप मिलेंगी तो खुद मान जाएंगी। शांति देवी के चेहरे पर खुशी लौट आई। तुम सच कह रही हो? तुमने मेरे घर बुला लो प्लीज। हाँ, तो अगले रविवार को उन्हें लेकर आती हूँ। आप बस खुश रहा करो, उदास अच्छी नहीं लगती हो। ये कहकर संगीता चली गई। संगीता के जाते ही पूरे घर में हलचल मच गई। सभी तारा और उसकी माँ के स्वागत की तैयारी में लग गए। गौरी और आनंदी भी व्यस्त हो गई। हालांकि उनके मन में फिर कोई साजिश पक रही थी। चलो इस बार देखते ये तारा कैसी है, लेकिन अगर ज्यादा होशियार निकली ना तो इसे भी चलता कर देंगे। हाँ दीदी, हमें तो ऐसी देवरानी चाहिए जिससे हम सारा काम करा सके,
कोई ओवर स्मार्ट आंटी नहीं। हाँ हाँ, एक बार आने दो ऐसी लड़की, फिर अपना काम भी देवरानी से ही करा लेंगे। रविवार आया और साथ ही आई संगीता अपनी सहेली और उसकी बेटी तारा को लेकर। तारा बेहद सुंदर, संस्कारी और हंसमुख थी। लाला राम ने तारा को देखते ही कहा, अरे वाह, ऐसी लड़की तो कहीं ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। क्या खाकर पैदा किया है इसे आपने? अरे भाई साहब, क्या आप भी। तभी गौरी बीच में बोली, तारा जी, क्या आप घर के कामकाज जानती हैं? जी दीदी, खाना बनाना, सिलाई बुनाई सब आता है। ये सुनकर गौरी और आनंदी मन ही मन बहुत खुश हो गई। लेकिन तभी तारा ने ऐसी बात कही जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दूं, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। मुझे 6 महीने जंगल में और 6 महीने अपने घर पर रहना होता है। ये सुनकर गौरी और आनंदी के होश उड़ गए। गौरी ने आनंदी से धीरे से कहा, ये तो बड़ा ही अनोखा मामला है। 6 महीने जंगल में रहेगी तो घर का काम कौन करेगा? ये संगीता चाची पागल है जो इसे उठा लाई। हद हो गई भाई। दोनों ने तुरंत साजिश रची। मौका पाकर उन्होंने लालाराम और शांति देवी को अंदर बुला लिया। फिर यश और प्रदीप को कुछ लाने के बहाने बाहर भेज दिया। नवीन को भी कुछ खास काम से अपने रूम में भेज दिया। अब जब वो तारा और उसकी माँ के साथ अकेली रह गई तो उन्होंने अपने जहरीले तीर चलाने शुरू कर दिए। आंटी जी, एक बात बताएं, क्या आप नवीन के बारे में सब जानती हैं? नहीं, क्यों? अरे हम तो कह रहे हैं आपको सोच समझ कर ये रिश्ता करना चाहिए। नवीन ना थोड़ा जुआरी है और कभी कभी शराब भी पी लेता है। और हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड्स तो कपड़ों की तरह बदलती रहती हैं। ये सुनकर तारा और उसकी माँ हैरान रह गई। अगर ये सच है तो हम यहाँ रुककर अपना समय बर्बाद क्यों करें? और संगीता, तुम हमें ऐसी जगह क्यों ले आई? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मुझे खुद इस बारे में पता नहीं था। नवीन तो बहुत अच्छा बच्चा था। आप लोग सोच लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। अरे सोचने जैसा कुछ नहीं है, हम जा रहे हैं। चल तारा। वो तीनों तुरंत वहां से निकल गई। जब शांति देवी, लालाराम और नवीन वापस आए तो उन्होंने पूछा, तारा और उसकी माँ कहाँ गई? अरे क्या बताएं मम्मी जी, वो बोले कि उन्हें नवीन पसंद नहीं आया और बस ये बोलकर चली गई। ये सुनकर सभी हैरान और उदास हो गए। पता नहीं मेरे लिए सही लड़की कब मिलेगी। तो उदास मत हो बेटा, अगली लड़की जो भी मिलेगी वो अच्छी मिलेगी, तो फिक्र ना कर। बाहर सब उदास थे पर गौरी और आनंदी अंदर जाकर ठहाके लगाने लगी। चलो, एक और मुसीबत टल गई। आप जल्दी से ऐसी लड़की ढूंढो जो हमारे इशारों पर नाचे। हाँ दीदी, बस किसी सीधी सादी को ले आओ, फिर अपना काम भी देवरानी से करा लेंगे। एक हफ्ता गुजर गया और फिर एक दिन नवीन के मंगल चाचा घर आए और आते ही अपने ठहाकों के साथ बोले, अरे भाई, मेरे भतीजे की शादी तय हुई या मैं खुद जाकर कोई ढूंढूं? अरे चाचा जी, आप ही तो हमारे संकट मोचक है। बताइए, आपके पास कोई अच्छी लड़की है क्या? मंगल चाचा ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, लड़की तो है, नाम है मोना। मेरे पड़ोसी की बेटी है। घर के काम काज में इतनी निपुण कि एक पैर पर खड़े खड़े सारा घर संभाल ले। ये सुनते ही गौरी और आनंदी के कान खड़े हो गए। आनंदी फुसफुसाकर गौरी से बोली, अरे वाह, ऐसी लड़की तो हमें चाहिए। हाँ, लेकिन इस बार ये पहले पता करना पड़ेगा कि वो कोई नौकरी वोकरी तो नहीं करती। हाँ, आप पूछिए ना। चाचा जी, ये तो बताइए, वो कोई नौकरी वोकरी तो नहीं करती ना? नौकरी? अरे भाई, वो तो घर के काम को ही अपना करियर मानती है। उसके घर में 7 लोग हैं और अकेले सब संभालती है, किसी को एक काम छूने नहीं देती। ये सुनकर गौरी और आनंदी खुशी से उछल पड़ी। फिर तो देर किस बात की, जल्दी। नवीन से ज्यादा एक्साइटेड तो तुम लग रही हो गौरी। शादी उसकी हो रही है, तुम्हारी नहीं। अरे क्या मम्मी जी, आप भी। देवर की शादी होगी तो भाभी ही एक्साइटेड होगी ना, पड़ोसन तो नहीं। सही बात, सही बात। अगले रविवार को सभी मोना के घर गए। मोना सचमुच बहुत खूबसूरत और संस्कारी थी। उसे सबके पैर छूकर स्वागत किया। गौरी और आनंदी ने राहत की सांस ली। देखो, यही हमारी परफेक्ट देवरानी है। घर का काम करेगी और हम आराम करेंगे। बिल्कुल, आखिर परफेक्ट देवरानी मिल ही गई। किसी ने सच्ची कहा है, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। तुम दोनों आपस में खुसुर पुसुर करती रहोगी या मोना से भी बात करोगी? जी जी कर रहे हैं ना माँ जी। नवीन और मोना के परिवार में अच्छी खासी बातें हुई और आखिरकार मोना और नवीन की शादी तय हो गई। पंडित जी ने 1 महीने के बाद का ही मुहूर्त निकाल दिया और फिर उनकी शादी बड़े धूमधाम से हो गई। जब मोना ससुराल आई तो गौरी और आनंदी ने उसका बहुत प्यार से स्वागत किया। लो भाई, हमारी नई देवरानी आ गई। अब घर के सारे काम मोना के जिम्मे। हाँ, और हम बैठे बैठे बस राज करेंगे। अरे कुछ तो शर्म करो, अभी उसने घर में कदम भी नहीं रखा और तुम लोग। अरे मम्मी जी, हम मजाक कर रहे हैं। जेठानी देवरानी का तो मजाक का ही रिश्ता है।
आपको याद है जब मैं आई थी तो गौरी दीदी ने मेरी कितनी टांग खींची थी? हाँ हाँ, याद है याद है। फिलहाल मोना का स्वागत अच्छे से हो गया। फिर सब थक हार कर सोने चले गए। अगली सुबह मोना सबसे पहले उठ गई। ये देखकर गौरी और आनंदी खुश हो गई। दीदी आप लोग नाश्ता बना लो, तब तक मैं नहा लेती हूँ। हैं? ये क्या? ये सुनकर दोनों का चेहरा उतर गया, लेकिन उन्होंने सोचा चलो पहला दिन है, आज बना लेते हैं। गौरी और आनंदी ने नाश्ता बनाया। जब तक मोना नहाकर और पूजा खत्म करके आई, दोनों थक कर चूर हो चुकी थी। हमने सोचा था देवरानी से काम करा लेंगे, उल्टा देवरानी ने हमसे काम करा लिया। अरे कोई बात नहीं, ये बस एक दिन की बात है आनंदी। लेकिन तभी मोना कपड़े बदल कर बाहर निकली तो वो लोग हैरान रह गई, क्योंकि मोना वकील के काले कोट में तैयार थी। उन्हें लगा मोना ने ये धोखे से पहन लिया है, इसलिए वो दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अरे ये क्या कर लिया तुमने? वकील बनकर कहाँ जाने की तैयारी है? मुझे लगता है तुम इसे काला सूट समझ रही हो, ये वो नहीं है, गंवार कहीं की। दीदी मैं वकील हूँ, ये मेरी प्रोफेशनल ड्रेस है। ये सुनकर गौरी और आनंदी के होश उड़ गए। क्या तुम वकील हो? ये पहले क्यों नहीं बताया? ये तो सरासर धोखा है। धोखा नहीं है, मैं जानता था, क्योंकि मैं मोना को पसंद करता था और मैं ये भी जानता था अगर मैंने ये पहले बता दिया तो आप दोनों फिर से कोई चाल चल देंगी। मुझे पता था आप दोनों को देवरानी नहीं नौकरानी चाहिए। मम्मी जी देखिए तो। क्या देखे? मुझे सब पता चल गया था। तुमने तारा की माँ से क्या क्या कहा और उसके बाद अकेले में क्या बात करी, सब सुना था मैंने, इसलिए मैंने ये राज छुपाए रखा। गौरी और आनंदी का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। तो क्या अब हमें ही सारा काम करना होगा? नहीं दीदी, काम हम सब मिलकर करेंगे। दिन का काम आप लोग और शाम का मैं। लेकिन हाँ, कोई काम चोरी नहीं चलेगी। पक्का? पक्का। धीरे धीरे मोना ने अपने ससुराल में सबका दिल जीत लिया और गौरी और आनंदी ने भी समझ लिया कि काम मिल बांट कर किया जाता है। रोहित सोशल मीडिया का बड़ा ही शौकीन था। नए नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करना उसे पसंद था। अभी अभी उसे इंस्टाग्राम के बारे में पता चला है और बस वो दिन रात इंस्टाग्राम चला रहा है, सबसे आईडी मांगता फिर रहा है। रोहित सुबह के 11 बज गए बेटा। रोहन तो दुकान पर भी चला गया और तुम अभी तक यहीं बिस्तर पे पड़े हो। मैंने कहा था तुमसे कि मैं मंदिर से आती हूँ तब तक तुम नहा लेना। तुम एक बात नहीं सुनते हमारी। कहीं इस मोबाइल के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। चिल मॉम, कुछ नहीं होगा। और ये सोशल मीडिया तो आजकल सभी चलाते हैं, कुछ नहीं होता। तू और तेरा फोन, लेकिन संभाल के रहना, किसी अजनबी से दोस्ती मत करना। बहू कह रही थी कि इस इंस्टाग्राम पे लोग एक दूसरे को फंसाते हैं, अकाउंट से पैसे भी गायब हो जाते हैं। मॉम आप भी कितनी भोली हो। मुझे कोई फंसाए ना फंसाए, आपको ज़रूर फंसा सकता है। इंस्टाग्राम का और अकाउंट का क्या लेना देना। इंस्टाग्राम अलग है, इससे अकाउंट के पैसे गायब नहीं होते। और अनपढ़ नहीं हूँ मैं, अपने पैसे ऐसे ही किसी को दे दूंगा क्या? देवर जी जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। चाय पीने के बाद रास्ते पर जो सब्जी की गाड़ियाँ हैं ना, वहाँ से कुछ सब्जियाँ ला कर दो ना। क्या भाभी, आप भी मेरे जैसे बड़े बिजनेसमैन को आप ये सब्जी लाने के छोटे छोटे काम बताती हो? तो आप जल्दी से शादी कर लो ना, फिर मैं अपने सारे काम मेरी देवरानी से कराऊंगी। भाभी आप ना जले पर नमक छिड़क रही हो। मैं तो मनमोजी हूँ, जो दिल में आए वो करता हूँ, जहाँ जी चाहे वहाँ चला जाता हूँ। अरे मेरा खुद का ठिकाना नहीं है, मुझसे कौन करेगा शादी? आप हाँ तो कहो, मैं लड़कियों की लाइन लगा दूंगी मेरे देवर के लिए। सच में? हाँ, लेकिन मेरे लिए परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो लव मैरिज करने वाला हूँ, मेरा तो फिक्स है भाई। अरे अरे, आपकी गाड़ी तो काफ़ी तेज़ चल रही है। मैं तो मजाक कर रही थी। शादी का हम बाद में सोचेंगे, अभी फ़िलहाल उठ जाइए और जाकर सब्जी लेकर आइए। रोहित बिस्तर से उठ जाता है और नहाने चला जाता है। बहू सच में तेरे ख्याल में कोई लड़की है क्या अपने रोहित के लिए? नहीं माँ जी, मैं तो मजाक कर रही थी। अभी शादी की उम्र थोड़ी ना है मेरे देवर जी की। मैं तो बस उन्हें चिढ़ा रही थी। वैसे भी देवरानी लाने का हक तो भाभी का ही होता है। देवर जी के लिए तो मैं खुद अपनी पसंद की देवरानी इस घर में लेकर आऊँगी। बड़ी चिंता लगी रहती है बहू मुझे इसकी। अब देखो रोहन कैसे अच्छे से काम पर लग गया है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसने अपने सर पर ले ली है। तुम्हें, इस घर को कितने अच्छे से संभाल रहा है। लेकिन रोहित बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। ऊपर से वो कुछ लव मैरिज का बोल रहा था। अरे सच में अगर लव मैरिज कर ली तो पता नहीं कैसे गुल छड़ी लेकर आएगा इस घर में। हे राम, मेरे बच्चे को सद्बुद्धि देना। आप कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रही हो माँ जी।
सही उम्र हो जाएगी देवर जी की तो वो खुद समझ जाएंगे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। हाँ तुम सही कह रही हो बहू, लेकिन कहीं इसी उम्र में ना उससे कुछ गलती ना हो बैठे। ये उम्र ना बड़ी कठोर होती है, जिंदगी को संवारती तो है नहीं, एक गलती पूरी तरह से बिखेर कर रख देती है। चिंता तो मुझे भी है माँ जी, लेकिन भरोसा है कि देवर जी खुद ब खुद सब कुछ समझ जाएंगे। लेकिन बहू मेरा रोहित बड़ा भोला है, किसी की भी बातों में ना आ जाता है, पूरा पूरा दिन फ़ोन पर लगा रहता है, इसी वजह से कुछ ज़्यादा ही डर लगा रहता है। ऊपर से ये टीवी न्यूज़पेपर सब में कितनी खतरनाक खबरें आती है, पढ़कर ही दिल कांप उठता है। भाभी माँ मैं अभी आया सब्जी लेकर, मेरा नाश्ता तैयार रखना। भैया का फ़ोन आया था, दुकान पर अर्जेंट काम है तो मुझे जाना होगा। रोहित सब्जी खरीदने चला जाता है। समीरा अपना काम करने लगती है। मोनिका भी पढ़ने के लिए अखबार अपने हाथ में लेती है। सब्जी मार्केट में रोहित को उसकी कॉलेज की दोस्त रितिका मिल जाती है। ओए कॉलेज के चॉकलेट बॉय, बिजनेस का सपना देखते देखते कहीं सब्जियों का बिजनेस तो ओपन नहीं कर लिया ना? और मुझे पहचाना कि नहीं? अरे तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा, तुम कॉलेज में मेरे आगे पीछे जो मंडराती थी, वैसे अब तो कॉलेज से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी हो। मॉडलिंग छोड़ दी क्या? मॉडलिंग तो बस सपना था जो पीछे छूट गया। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले, हमें जॉब करनी पड़ती है। वैसे तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने बिजनेस का सिर्फ सपना ही नहीं देखा, मैं वो पूरा भी कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं फैमिली बिजनेस में ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन जल्द ही खुद की फैक्ट्री ओपन करना चाहता हूँ। वैसे तुम सोशल मीडिया यूज़ करती हो क्या? तुम्हारी इंस्टा आईडी क्या है? आईडी सर्च करो, अभी मुझे देर हो रही है, चलती हूँ। फ़ोन पर बात करेंगे, मैसेज करना। जल्दी जल्दी में रितिका वहाँ से चली जाती है। रोहित भी सब्जी खरीद कर घर वापस आ जाता है। वो रितिका के बारे में ही सोच रहा था। क्या आईडी बताई थी रितिका ने? हाँ रीटा, ऐसा ही कुछ सर्च करता हूँ। आईडी तो आ रही है लेकिन फ़ोटो नहीं दिखाई दे रहा, शायद नहीं रखा होगा प्रोफाइल में फ़ोटो। ये रिक्वेस्ट सेंड, अभी रिक्वेस्ट तो सेंड कर दी है, वो जल्दी से एक्सेप्ट कर ले। काफ़ी पोस्ट है अकाउंट पर, मैं भी तो देखूँ। काफ़ी देर हो गई लेकिन रितिका का कोई मैसेज नहीं आया। शायद उसे कुछ काम होगा, ऐसा रोहित सोच लेता है और वो भी काम करने में लग जाता है। काफ़ी समय बाद उसने जिस आईडी पर रिक्वेस्ट सेंड की थी वहाँ से उसे हाय का मैसेज आया। वो बड़ा ही खुश हो गया। मैं जल्दी से हाय कह देता हूँ और वीडियो कॉल के लिए पूछता हूँ, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं होगा। अरे जल्दी क्या, वो तो मुझे पहले से जानती है। मैं वीडियो कॉल करना चाहता हूँ, क्या हम वीडियो कॉल पर बात करें? हाँ क्यों नहीं, उस तरफ से जवाब आता है। रोहित जल्दी से वीडियो कॉल करता है। हेलो, हाय, आई एम रीटा। अरे ये क्या, ये तो मेरे दोस्त रितिका वर्मा की आईडी है ना? नहीं, ये मेरी आईडी है। माना कि मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ, लेकिन हम भी दोस्त बन सकते हैं। हम दोस्त? हम तो कभी मिले भी नहीं। तो क्या हुआ, मिल लेंगे हम। शायद भगवान की ही इच्छा होगी कि हम मिलें। इसी वजह से तो आपने आपकी दोस्त रितिका वर्मा की जगह मुझे मैसेज किया है, वरना इस दुनिया में एक नाम की कितनी लड़कियां हैं। आपकी बात तो सही है, वैसे आप दिखती भी काफ़ी सुंदर हो। अच्छा, आपकी रितिका से भी ज़्यादा सुंदर? अरे उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर। कुछ भी। सच में? वैसे आप शर्माती हो ना, और भी ज़्यादा सुंदर लगती हो। इसके बाद लगातार रोहित और रीटा की बातें होती रही। शुरू शुरू में उनकी सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन बढ़ती बातों से वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उन दोनों की एक दूसरे के प्रति फिक्र भी बढ़ गई थी। आज काफ़ी देर लगा दी तुमने फ़ोन करने में। मैं ना मेरी माँ से बात कर रही थी, वो मासी के घर गई है ना। तो आज अकेली हो घर पर? नहीं, भैया है ना। मैं कितने दिनों से सोच रहा था कि आपसे पूछूं कि आप पुणे में कहाँ रहती हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है? पुणे में वो मैं क्या? और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो सब आप छोड़ो, आपने खाना खा लिया? हाँ मैंने तो खा लिया, तुमने? आजकल मुझे भूख कहाँ लगती है, दिन भर आपके ख्यालों में खोई रहती हूँ। ओए ये सब तो प्यार के लक्षण है, कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें? जी। अरे क्या हुआ, इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं, आपको सुबह जल्दी काम पर जाना है ना, चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। अरे सुनो तो, कट कर दिया कॉल, मेरा गुड नाइट तो सुन लेती। कॉल कट करने के बाद रोहित
कई देर तक उसके बारे में ही सोचता रहता है। उसकी फ़ोटो को लगातार देखता रहता है। रात भर उसे नींद नहीं आती। सुबह सुबह आँख लगती है तो माँ की आवाज़ से वो जाग जाता है। रात भर जागना, सुबह सुबह सोए पड़े रहना और दिन भर उस फोन में घुसे रहना। रोहित, सिर्फ इतना ही चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में अभी। और उस मोबाइल में देखकर क्या मुस्कुराते हो? हैं? कल रात काफ़ी समय तक तुम्हारी रूम की लाइट ऑन थी, कुछ आवाज़ भी आ रही थी। किससे बात कर रहा था देर रात तक? हाँ, मैं भी पानी लेने आई थी तो मैंने देखा तुम्हारे रूम के लाइट्स ऑन थे। किसी से बात कर रहे थे क्या? अब बस यही रह गया है क्या कि मेरी जासूसी करो आप लोग? इस घर में सुकून से मैं अपने दोस्तों से बात भी नहीं कर सकता क्या? अरे इतनी रात गए कौन से दोस्त तुमसे बात करते हैं? जरा हमें भी तो दिखाओ। एक काम करो ना, इतना ही शक करना है ना मुझ पर, तो कल से हम सब यहीं हॉल में सोएंगे। इस घर में तो कोई प्राइवेसी नहीं है। रोहित गुस्सा होकर घर से चला जाता है। बीच में काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। दिन ब दिन रीटा और रोहित के बीच में बातें बढ़ती गई। मुझे काफ़ी दिनों से तुम्हें एक बात बतानी थी। मेरी ज़िंदगी में काफ़ी दोस्त हैं, कई लड़कियां भी मेरी दोस्त हैं, लेकिन जब तुम मुझसे बात करती हो ना तो मुझे कुछ अलग ही लगता है। जब तुम मेरी आंखों के सामने होती हो तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरी आंखों के सामने है, पूरी दुनिया मेरे पास है। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अब इतनी भोली मत बनो, तुम्हें अच्छे से पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि मुझे जो कुछ लग रहा है, जो कुछ मैं फील कर रहा हूँ, वो एक तरफा नहीं है। अच्छा, ज़रा खुल के बताएंगी जनाब? अच्छा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मुस्कुरा क्यों रही हो, शर्मा क्यों रही हो? अरे तुम्हारी झुकी हुई नज़रों का मतलब यही है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। बारात लेकर आओ और दुल्हन बनाकर ले जाओ। इतना प्यार करती हो कि अब इंतज़ार भी नहीं हो रहा। मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। अरे सुनो तो, हाँ कब कहोगी? मेरी आंखों से सब कुछ समझ जाते हो तो ये भी समझ जाओ। गुड नाइट। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। समीरा रोहित के लिए एक लड़की पसंद करती है। रोहित, अब तुम्हारा काफ़ी हो गया ये मनमौजी व्यवहार। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, तुम भी लड़की देख लो। मुझे यकीन है कि बहू की पसंद है तो लड़की अच्छी होगी। अब मुझे नहीं करनी किसी से शादी। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए लड़कियां ढूंढना बंद कर दो। मैंने पहले ही बताया था ना कि मैं लव मैरिज करूंगा। अरे रोहित बेटा, कॉलेज में पटाई हुई लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। वो प्यार करना तो बखूबी जानती है, लेकिन उन्हें शादी निभाना नहीं आता। मेरी रीटा बाकी सारी लड़कियों जैसी नहीं है। रीटा? कौन रीटा? अब मैं रीटा से प्यार करता हूँ। हैं? क्या करती है, कहाँ रहती है, कुछ बताओ तो। वो तो मुझे भी नहीं पता। प्यार करते हो ना उससे, और उसके बारे में कुछ भी पता नहीं? फिर माँ, मुझे बस इतना पता है कि वो पुणे में रहती है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। मेरी मुलाकात उससे इंस्टाग्राम पर हुई है। अरे रोहित बेटा, कितने भोले हो तुम। ऐसा प्यार और शादी इंस्टाग्राम पर नहीं होती। ना मुलाकात, ना पहचान, और तुम्हें उससे शादी करनी है। सच में कितने भोले हो। माँ, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैं रीटा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे उसी से शादी करनी है। माँ जी, आजकल ना हर तरफ लव मैरिज ही होते हैं। हम पहले देख तो ले लड़की कैसी है, फिर आगे सोचेंगे। जो सोचना था मैंने सोच लिया है। आपको लड़की पसंद हो या ना हो, मुझे रीटा से ही शादी करनी है, मेरा फिक्स है। रोहित की जिद के आगे घर के सब लोग झुक जाते हैं। रोहित और रीटा की शादी के लिए मान जाते हैं। देखो रोहित, तुम्हारी जिद की वजह से हम तुम्हारी शादी के लिए तो मान गए हैं, लेकिन हमें लड़की से, उसके घर वालों से मिलना है। तुम जल्दी से उसे बात कराओ। ठीक है माँ। रोहित रीटा को बताता है कि रोहित के घर वाले उसकी शादी के लिए मान गए हैं और वो रीटा से और रीटा के घर वालों से मिलना चाहते हैं। रीटा और मेरे घर वाले हमारी शादी के लिए मान गए हैं। वो तुमसे और तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहते हैं। रीटा के होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? तुम इतनी चुपचाप क्यों हो? हाँ, मिलेंगे ना, शाम को ही मैं तुम्हें वीडियो कॉल करती हूँ। तुम अपने घर वालों से मेरी पहचान कर देना। मैं तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की पहचान अपने घर वालों से करा दूंगी। वीडियो कॉल पर? अब हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। शादी से पहले लड़का लड़की नहीं मिलते। हमारी मुलाकात सीधे शादी में ही होगी। सीधे शादी में? लेकिन मेरे घर वालों को पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? देखो रोहित, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम बताओ ना अपने घर वालों को कि मैं कैसी हूँ। मैं शाम को वीडियो कॉल करूँगी, अपने घर वालों को मना लेना। रोहित घर वालों को बताता है कि
उनकी तरफ ऐसी प्रथा है कि सब लोग सीधे शादी पर ही मिलते हैं। मोनिका रोहित से कहती है कि ऐसी तो कोई प्रथा नहीं होती, लेकिन रोहित किसी की भी नहीं सुनता। वो जोर ज़बरदस्ती करके घर वालों को मना लेता है। शाम के समय रोहित के घर वाले वीडियो कॉल पर रीटा, उसकी माँ और भाई से बात करते हैं। उनकी एक दूसरे के साथ पहचान होती है। रोहित के लिए सब खुशी से रीटा के घर वालों से बात करते हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। अब बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें बच्चों की खुशी के लिए उनकी बात तो माननी ही होगी। हमारे लिए हमारी बेटी की खुशी ही सब कुछ है। हम भी रोहित के लिए इस शादी के लिए मान गए हैं बहन जी। हमारे यहाँ ना लड़की के घर वालों से और लड़के से सीधी मुलाकात शादी के मंडप पर ही होती है। माना कि ये थोड़ी अजीब प्रथा है, लेकिन हम पुरानी प्रथाओं में काफ़ी मानते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप व्हाट्सएप पर कुंडली भेज दीजिए रीटा की, मैं अपने पंडित जी को दिखा देती हूँ। मुझे भी रोहित की कुंडली अपने पंडित जी को दिखानी है, आप भी मुझे भेज दीजिए। हम जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकलवाएंगे। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? हमें नहीं, लेकिन बच्चों को तो है ना जल्दी। रोहित और रीटा के घर वालों की वीडियो कॉल पर एक दूसरे से मुलाकात होती है। उनकी कुंडलियाँ भी मिलती हैं। मोनिका को रीटा के घर वाले अच्छे तो लगते हैं, लेकिन उसे कुछ तो खटक रहा था। लेकिन अपने रोहित के खातिर वो चेहरे पर खुशी दिखा रही थी। रोहित तो अब दिन भर रीटा से बातें करता रहता। मोनिका को रोहित की चिंता भी होती थी। रीटा और रोहित की शादी की सारी बातें अब वीडियो कॉल पर ही हो रही थी, लेकिन मोनिका को पता नहीं कुछ गलत हो रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था। मैंने शादी के लिए हॉल बुक किया है, डेकोरेशन वाले को वीआईपी डेकोरेशन करने के लिए कहा है, और हमारी शादी के कपड़े भी तय कर लिए। रिंग भी बनाई है तुम्हारे लिए। मैं तो हमारी शादी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तुम इतना सब अकेले क्यों कर रही हो? मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवाता हूँ, हम दोनों मिलकर खर्चा करेंगे ना। अरे तुमने तो पैसे भी भेज दिए, इसकी क्या ज़रूरत थी? जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है, आखिर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं काफ़ी लकी हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई। तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो पैसों की तो मुझे तुरंत कॉल करना, मैं तुम्हारे अकाउंट में फिर से पैसे डाल दूँगा। लव यू टू। कभी कपड़ों के लिए, कभी गहनों के लिए, कभी डेकोरेशन के लिए, कुछ भी बहाने बनाकर रीटा रोहित से पैसे मांगती रहती। और रोहित तो रीटा के प्यार में पूरा अंधा हो गया था। वो रीटा की हर एक बात मानने लगा था। आखिर में उनकी शादी का दिन आ जाता है। बड़े धूमधाम से रोहित अपनी बारात लेकर रीटा के दिए हुए लोकेशन पर जाता है। शादी से एक रात पहले ही रोहित की रीटा से बात हो गई थी। रोहित, रीटा ने यही लोकेशन बताया था ना? वो तो कह रही थी कि सारी तैयारियां हो गई है। आज सुबह ही मेरी रॉकी से भी बात हुई थी, उसने भी यही बताया। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली ज़मीन है। शायद हम गलत लोकेशन पर आ गए हैं। मैं अभी रीटा को कॉल करता हूँ। रोहित, लगा क्या रीटा का फ़ोन? नहीं, मैंने 10 बार लगाया लेकिन उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। वो कहीं परेशानी में तो नहीं होगी ना भैया? अरे रॉकी का भी फ़ोन नहीं लग रहा है, कहीं उन्होंने हमें फंसाया तो नहीं? अरे नहीं, मेरी रीटा ऐसा नहीं कर सकती। मुझे तो पहले से ही इस लड़की पर और उसके घर वालों पर शक था, लेकिन तुम उसके प्यार में अंधे थे ना, हमारी एक बात नहीं सुनते थे तुम। माँ जी आप शांत हो जाओ, हम पास के पुलिस थाने में जाकर पूछताछ करते हैं, शायद कुछ पता चले। भाभी, हम कुछ देर यहीं पर रुकते हैं ना, आएंगे वो लोग। देवर जी यहाँ रुकने से क्या होगा? सब लोग पुलिस थाने में जाते हैं। रीटा के बारे में पूछताछ करनी थी। कौन रीटा? जी, मेरी शादी तय हुई थी उसके साथ। ये रही उसकी तस्वीर, मोबाइल नंबर और पता। इसका नाम रीटा नहीं सानिया है, और ये पता भी झूठा है। पुणे में ऐसी कोई जगह है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी रीटा ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी आंखों पर प्यार की पट्टी बांधकर ये लड़की फरार हो गई है। ना ही उसे तुमसे प्यार है और ना ही उसका नाम रीटा है। इस लड़की पर तो कई केस दर्ज है। मैंने उसे 15 लाख रुपए दिए हैं। एक दूसरे के बारे में कम जानकारी होने के बावजूद आप लोग सोशल मीडिया पर मिले हुए किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं। आपकी दोस्ती प्यार तक बढ़ जाती है। तुम्हारी रीटा तुम्हें धोखा तो दे गई, ऊपर से तुम्हारे 15 लाख भी ले गए। रीटा, तुमने काफ़ी गलत किया मेरे साथ। मेरा प्यार भी गया और पैसे भी। रोहित को बड़ा पछतावा होता है। वो वहीं नीचे बैठ जाता है। पुलिस की बातों से सब लोगों के होश उड़ जाते हैं और सब रोहित को समझाने की कोशिश करते हैं। गर्मियों का मौसम आते ही कच्ची केरी की खुशबू हर जगह फैलने लगती है। क्या हुआ, आपको भी याद आ गई ना कच्ची केरी की, आम की?
हमारा श्रीवास्तव परिवार भी गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाए, कैसे एंजॉय करे, यही प्लानिंग कर रहा है। अरे हम तो कहते हैं गांव चलते हैं, वहाँ गर्मी भी कम होती है और वहाँ आम के बड़े बड़े खेतों में बढ़िया आम लगे हुए होते हैं, मज़ा आ जाएगा। अरे वाह बहू, क्या बात कही है, मज़ा ही आ जाएगा गांव में। क्यों कावेरी? हाँ सही कह रही हो, अब गर्मियाँ हैं तो एंजॉय तो करेंगे ही। हाँ, वहाँ कच्ची केरी में वो मसाला डालकर खाना, आम पन्ना पीना, कच्ची केरी का अचार, ये सब, ये सोच कर ही ना मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। क्या हुआ पापा, आप हंस क्यों रहे हैं? कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? अरे नहीं नहीं, बस हमें कुछ याद आ गया इसलिए। हाँ, कच्ची केरी का नाम सुनते ही हमें भी गर्मियाँ याद आ जाती हैं। क्यों माँ जी, गर्मियाँ और कच्ची केरी की कोई कहानी है क्या आपकी और पापा की? अरे पूछो ही मत बहू, ये तो आज हम गर्मियों में ये सब बाहर घूमने फिरने की बात कर रहे हैं ना। पहले तो गर्मियाँ अलग ही तरह की होती थी। हाँ बहू, पूछो ही मत, गर्मियाँ आते ही हमारा तो वेट लॉस हो जाता था। क्या सच में माँ जी? मुझे भी बताइए ना प्लीज़, मुझे भी अपना वज़न कम करना है, प्लीज़ बताइए ना। अरे बेटा, तुम ये वज़न कम करने वाली कसरत कर पाओगी क्या? हाँ पापा, हम जिम में भी इतनी कसरत करते हैं। अगर माँ जी की कसरत इससे अच्छी होगी तो हमारा वज़न तो जल्दी से कम हो जाएगा ना। बताइए ना माँ जी प्लीज़। हाँ हाँ कावेरी, बता भी दो, कैसे तुम्हारे 6-7 किलो तो कम हो ही जाते थे गर्मियों में कच्ची केरी की वजह से। अरे बहू, बताते हैं हम। तुम्हें वो हमारा गांव का मकान याद है जिसमें हमारा बड़ा सा आंगन है? हाँ हाँ याद है ना माँ जी। अरे बस वहीं करते थे हम कसरत। अरे कावेरी, गर्मियाँ शुरू हो गई है, गायों के लिए पानी भर के रख दे। इस बार तो मेरी पहली गर्मी है ससुराल में, इनके साथ गोला खाने जाऊंगी, बाहर जाएंगे घूमने, मज़ा आएगा, आम खाएंगे। अब जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। कावेरी की शादी के बाद की ये पहली गर्मी का मौसम था, इसलिए कावेरी काफ़ी खुश थी। उसने तो लिस्ट भी बना ली थी कि वो गर्मियों में क्या क्या करेगी, और एक लिस्ट उसकी सास शीला ने भी बनाई थी। अरे आ गई तू बहू, आजा आजा, जल्दी से आज खाना बना लेते हैं, फिर तो हम जल्दी फ्री भी हो जाएंगे। तो माँ जी घूमने चल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, घूमने भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा काम तो निपटा ले। जी माँ जी। चलो, मैं ये सब्ज़ी काट लेती हूँ, तू खाना बना ले, फिर हम कुछ काम कर लेते हैं। वैसे काम क्या है माँ जी? अरे कुछ नहीं बहू, बस कुछ कच्ची केरियाँ मंगवाई हैं, उन्हें काटना है और सुखाने रखनी है आंगन में। अच्छा अच्छा माँ जी, ये तो जल्दी ही हो जाएगा। कावेरी ने जल्दी से घर का काम ख़त्म कर लिया और खाना भी बना दिया और शीला के साथ आंगन में आ गई, जहाँ काफ़ी धूप आ चुकी थी। माँ जी, यहाँ तो काफ़ी धूप है नहीं? हाँ, यही तो चाहिए बहू, इसमें केरी काट के सुखाएंगे तो अच्छी बनेगी अचार। अच्छा अच्छा ठीक है माँ जी। ये तो बताइए केरिया कहाँ है? ये रही केरी की बोरी। बोरी? केरियाँ बोरी में क्यों है? अरे अब 10 किलो केरिया टोकरी में तो आ नहीं सकती। हैं? 10 किलो? जानती हूँ कम है, पर अब क्या करूँ, मैं तुझसे ज़्यादा काम नहीं करवा सकती ना बहू। इन्हें हाथ से काटना है? हाँ, बस कुछ नहीं करना, काटना है और मसाला डालना है, सुखाना है, फिर कल इसमें सरसों का तेल डाल देंगे, इसके बाद तो सारा काम धूप ही कर देगी। अच्छा हाँ, सारा काम धूप का ही तो है, सही है। चलिए फिर शुरू करते हैं सुसाइड। क्या? नहीं, मेरा मतलब है केरी काटना। चला जा, मैं तुझे सिखाती हूँ। कावेरी और शीला सारा दिन केरी काटने में लग जाती हैं और दूसरे दिन सुखा भी देती हैं। 2 दिन में तो कावेरी बहुत थक गई थी, लेकिन अब खुश थी कि फाइनली केरी सूखने रखती है। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। अरे फाइनली आज हमने कैरियाँ सुखाने रख दी है। 10 किलो कैरी काटते काटते मेरे तो हाथ ही कट गए, लेकिन चलो अच्छा है, काम तो ख़त्म हुआ। हाँ चलो अच्छा है।
तो कल का दिन तुम आराम कर लेना। हाँ, कल तो मैं ना दिन भर सो जाऊंगी। कावेरी रात को बहुत खुश थी और यही सोचकर वो रात को भी सो गई। सुबह उसका मूड भी बहुत अच्छा था। प्रणाम माँ जी। हाँ, खुश रहे बहू। माँ जी, खाने में हलवा पूरी बना दूँ? हाँ हाँ, बना दे, और आलू मटर की सब्जी भी बना देना। ठीक है माँ जी। और ये काम जल्दी से ख़त्म कर ले, फिर ना हम दिन को थोड़ा सा काम कर लेंगे। क्या काम माँ जी? अरे कुछ ज़्यादा नहीं बहू, बस कैरी का शरबत बनाना था। पंकज को बहुत पसंद है ना। और थोड़ा सा शरबत पंकज की मौसी को भी भेज देती हूँ, उन्हें भी बहुत पसंद है। कैरी का शरबत? अरे इसमें तो कुछ नहीं करना होता बहू, बस कैरियों को काट कर उबालना होता है और फिर चीनी डालकर छानना। हो गया शरबत। अच्छा, ठीक है। कितने किलो कैरी का बनाना है वैसे? अरे तू चिंता मत कर बहू, ज़्यादा नहीं है अचार की तरह। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। हाँ, बस 9 किलो कैरी का शरबत भी काफ़ी हो जाएगा सबके लिए। क्या? कैरी के अचार की बात। शीला और कावेरी बनाते हैं शरबत। शीला और कावेरी रोज़ थोड़ा थोड़ा शरबत बनाते, जिसमें उन्हें 15 दिन लग गए और फिर जाकर काम ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया तुम्हारा शरबत बनाना कि नहीं? हाँ, ख़त्म तो हो ही गया आखिरकार। बहुत थक गई हूँ मैं। वो तो होना ही है, पूरा दिन घर का काम, फिर ये गर्मियों का काम। हाँ, लेकिन अब तो ये काम ख़त्म हो गया। अब तो अचार भी बन गया है और शरबत भी। अब कल से मैं आराम करूँगी, कह देती हूँ। हाँ भैया, कल से तुम आराम कर लेना। कावेरी की चिंता खत्म हो गई थी कि आज उसे कुछ नहीं बनाना था, लेकिन वो आज चेक कर रही थी कि कहीं आज उसकी सास ने कैरियाँ तो नहीं मंगवा ली। एक बार देख लेती हूँ, कहीं आज भी कुछ बनाना तो नहीं है ना। हाँ, घर में कोई कैरी नहीं है, इसका मतलब आज कुछ नहीं है। चलो अच्छा है, आज तो मैं दिन में खूब आराम करूँगी। अरे कावेरी बहू, क्या देख रही है? अब कुछ नहीं माँ जी, बस यूं ही। चल फिर खाना बना दे बेटा। हाँ माँ जी, वैसे आज तो खाना बनाने के बाद कोई काम नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, कोई काम नहीं बहू। तू घर का काम करने के बाद आज बाजार चली जाना। क्या? सच में माँ जी? हाँ बहू, मैं क्यों झूठ बोलूँगी। तुझसे आज घर का काम ख़त्म करने के बाद बाजार का काम करवाना है, पर वहाँ पहले गोलगप्पे खाना और फिर मेरे लिए ना 2 चीज़ें लेकर आना। लगता है माँ जी मेरी मेहनत से खुश हो गई हैं, इसलिए बाजार मुझे शॉपिंग के लिए भेज रही हैं। ये ले बहू पैसे। अरे ये तो बहुत सारे हैं माँ जी। हाँ तो बहू, 5 किलो कच्ची कैरी सस्ते में थोड़ी ना मिलती है। क्या? 5 किलो कैरी? पर अब क्यों? अब तो सारा काम खत्म हो चुका है ना। अरे बहू, अभी तो कच्ची केरी की गुठलियाँ, कच्ची केरी का मीठा अचार, केरी का मुरब्बा, बहुत कुछ बाकी है। इसीलिए तो कह रही हूँ 5-5 किलो ही रोज़ लेकर आना, इससे कैरियाँ अच्छी और ताज़ी मिलेंगी, ठीक है? कावेरी को कहाँ पता था कि गर्मियाँ कैरी खाने के लिए नहीं, बल्कि कैरियाँ सुखाने में ही निकल जाने वाली है। उसका तो पूरा दिन बस इन्हीं काम में चला जाता था। अरे ये सर्दियाँ कब आएंगी? प्लीज़ राम जी, जल्दी सर्दियाँ भेज दो। इन गर्मियों में भी तुम्हारे साथ एक बात बहुत अच्छी हुई है, पता है कावेरी? अच्छी हुई है? सारा दिन मेरा काम में निकल जाता है, इसमें क्या अच्छा हुआ मेरे साथ? ज़रा बताना तो। तुम्हें पता भी है तुम्हारा वज़न कितना कम हो गया है? क्या? तुम दोनों को पता है, उस लाइन के बाद तुम्हारी माँ ने मुझे कमरे से ही बाहर निकाल दिया था। क्या पापा अभी? क्यों, क्या हुआ? पिंकी बेटा, ये कसरत कर लोगी ना तुम? हाँ बहू, तुम कहो तो हम कल से ही 10-10 किलो कैरियाँ ले आते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है मेरा वज़न बिल्कुल ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है कम करने की। सुधा अपने पति सुमन के साथ डॉक्टर के पास से घर आई है। सुधा की सास देवकी उससे पूछती है, आ गए तुम दोनों? क्या कहा डॉक्टर ने बहू? ठीक तो है ना सब कुछ? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। एक खुशखबरी है, आप बहुत जल्द दादी बनने वाली हो।
ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने। अरे ये सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। माँ, डॉक्टर ने सुधा को आराम करने के लिए कहा है। आप इस बात का भी ध्यान रखना कि ये बस आराम करे, ज़्यादा भाग दौड़ ना करे। अरे ठीक है बेटा, मैं तुम दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। माँ, चाय बस मेरे लिए, सुधा को दूध देना। अब घर का सारा काम देवकी के ऊपर आ गया। अब देवकी ठहरी सास, आखिर वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि वो घर का काम करे और उसकी बहू आराम करे। तो इसका रास्ता देवकी ने निकाल लिया। एक दिन सुधा ने अपनी सास से कहा, माँ जी पता नहीं क्यों मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। बहू अब क्या बताऊं, मेरी भी कमर में बहुत दर्द है। वो क्या है ना, पानी की भरी बाल्टी उठा ली मैंने, तब इसे ना झुका जा रहा है, ना लेटा जा रहा है, ना बैठा जा रहा है। तभी देवकी का पति सेवक राम घर पर आता है और कहता है, सुबह की माँ, एक कप चाय तो लेकर आओ, बड़ी थकान हो रही है। पिताजी मैं बना लाती हूँ चाय, माँ की कमर में दर्द हो रहा है। सुधा किचन में चाय बनाने चली जाती है। तभी वहाँ सुमन आ जाता है और वो सुधा को किचन में काम करते हुए देख लेता है। सुधा, मैंने मना किया था ना कि तुम किचन में काम नहीं करोगी। चलो अपने कमरे में जाओ, आराम करो। सुमन जी क्या हुआ, मैं तो बस चाय बना रही हूँ, माँ की कमर में दर्द है। सुधा, डॉक्टर ने प्रॉपर आराम करने के लिए कहा है ना, तुम जाओ, मैं पापा को चाय बना कर देता हूँ। सुमन अपने पिता को चाय बनाकर देता है। अगले दिन सुधा के सर में बहुत दर्द होता है तो सुमन अपनी माँ से कहता है, माँ, सुधा के सर में बहुत दर्द हो रहा है, आप उसे कुछ खाने के लिए दे दो ना, और मेरे लिए भी नाश्ता बना दो, फिर मैं ऑफिस चला जाऊँगा। अरे जो रुके गुलाम, मैं तेरी माँ हूँ, मेरी तकलीफ़ के बारे में भी ख्याल रख लिया कर। मेरे भी सर में सुबह से दर्द है, समझा? अरे माँ, तो इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं बनाता हूँ आपके लिए नाश्ता और दवाई भी दे दूँगा। सुमन किचन में नाश्ता बनाने चला जाता है। तभी वहाँ सेवक राम आ जाता है। अरे बेटा, तुम नाश्ता बना रहे हो? हाँ पिताजी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, आपके लिए भी बना दूंगा। चलो तुम किचन में काम कर लो, मैं घर की साफ सफाई देख लेता हूँ। इस तरह देवकी का पति और बेटा घर का सारा काम खत्म करके अपने अपने काम पर जाते हैं और शाम को काम से आने के बाद भी वो दोनों ही रात का खाना भी बनाते। लेकिन देवकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका पति और बेटा काम करे, तो उसने अपनी बहू को सुनाना शुरू कर दिया। आजकल की बहुओं के नखरे ही नहीं मिलते। अरे बच्चा ही तो होने वाला है, तो ऐसे रानियों की तरह बैठ जाती है। अरे हमने पैदा नहीं किए क्या बच्चे? सारे घर का काम करते थे हम। अरे मजाल है जो अपने पति या सास ससुर से किसी को भी काम को हाथ लगाने दिया हो। अरे माँ बस करिए ना, ये लीजिए खाना खा लीजिए, बहुत टेस्टी खाना बनाया मैंने। अरे भगवान, आज रोटी मैंने बनाई है, इसमें तुम्हें कई देशों के नक्शे भी मिलेंगे, लेकिन खा लेना, हमें गोल गोल रोटी बनाना कहाँ आता है। बाप पिताजी आप खाना खा लीजिए, मैं सुधा को लेकर आता हूँ। अब इस तरह से कई दिन बीत गए। बहू घर का काम करती नहीं और सास कोई ना कोई बहाना बनाकर काम टाल देती और घर का काम सेवक राम और उसके बेटे को ही करना पड़ता। ये बात देवकी को बहुत खटकती है, इसलिए देवकी के मन में जो उल्टा सीधा आता वो अपनी बहू को सुनाना शुरू कर देती। एक दिन सुधा ने सुमन से कहा, सुनिए जी, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती क्योंकि आप मुझे काम करने नहीं देते और आपकी माँ मुझे ताने सुनाती है। अरे तुम गुस्सा मत करो, तुम्हारी सेहत के लिए गुस्सा करना अच्छा नहीं है, मैं माँ से बात करूँगा। सुमन अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ को किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन सेवक राम और सुमन सारा दिन घर पर ही थे और सारा काम सेवक राम और सुमन ने मिलकर किया। देवकी को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अपनी बहू को सुनाना शुरू कर दिया। बहू, दिन भर ऐसे ही बैठी रहेगी क्या? पालना ला दूं? चलती रही दिन भर। क्या हुआ माँ जी, अब क्या किया मैंने? इसी बात का तो रोना है कि तू कुछ कर नहीं रही। अरे ऐसा भी क्या आराम बता दिया डॉक्टर ने कि तुम तो बिल्कुल नहीं हिल रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा पति और ससुर काम करते हैं और तुम बैठी रहती हो। माँ जी, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप कर लिया करो। मैं कभी बीमार पड़ती हूँ तो आप तो मुझसे ज़्यादा ही बीमार पड़ जाती हो। कोई बीमार नहीं हो तुम, माँ बनने वाली हो तो ये सोच कर बैठी हो कि न जाने दुनिया का कौन सा अनोखा काम कर रही हो। अरे हम भी बने हैं माँ, और उस हालत में भी बहुत काम किया करते थे हम। चक्की से आटा पीसते थे, जंगल से लकड़ियाँ लाकर मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाती थी, तुम्हारी तरह नहीं। डॉक्टर ने थोड़ा आराम करने को क्या कह दिया, बस बैठ गई।
देविका ने अपनी बहू को खूब खरी खोटी सुनाई और इसका परिणाम ये हुआ कि सुधा घर छोड़कर चली गई। सुमिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। ना तो वो अपनी माँ को बोलने से रोक पाया और ना ही अपनी पत्नी को जाने से रोक पाया। सुधा के जाने के बाद देवकी सारे घर का काम करने लगी। वो अपने बेटे और पति का बहुत ख्याल रखती। अपनी माँ का ये रूप देखकर सुमिन ने अपनी माँ से कहा, माँ, जब सुधा इस घर में थी तो आप कुछ भी काम नहीं करती थी। अब आपने इतनी अच्छी तरह से घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। पापा को और मुझे हर चीज़ टाइम से देती हो। जब तेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब मैं ही करती थी इस घर का काम। तो माँ, क्या सिर्फ सुधा ही बोझ थी आपके ऊपर? हाँ बेटा, थी बोझ। बिल्कुल ही नहीं हिलती थी अपनी जगह से। अरे कुछ तो काम करे ना। उसने तो कसम खा ली थी कि कुछ काम नहीं करना। माँ, सुधा माँ बनने वाली है, इस घर के वारिस को जन्म देने वाली है, इस बात का ख्याल कर लेती। आपने तो उसे लड़कर घर से ही भगा दिया। मैंने नहीं भगाया घर से। अरे गुस्से में 2 बातें कह दी तो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्या? ये क्या तरीका हुआ? सामान उठाया और चलती फिरती नजर आई। वैसे बेटा, सच्चाई तो यह है कि मुझसे अब नहीं होता बुढ़ापे में काम। देवकी, जो भी हो, लेकिन बहू को तो हमें बुलाना ही होगा, वरना लोग क्या कहेंगे? गर्भवती बहू को घर से निकाल दिया। अरे मैंने रोका है क्या तुम लोगों को बहू को लाने के लिए? जाकर लेकर क्यों नहीं आते? मेरी तो हर बात तुम लोगों को बुरी लगती है, लेकिन कान खोलकर सुन लो, मुझसे नहीं होता अकेले घर का काम। ठीक है माँ, मेरे पास रास्ता है। ये बोलकर सुमिन घर से चला जाता है और सुधा को वापस लेकर आता है। लेकिन सुधा के साथ एक औरत और होती है। उसे देखकर देवकी कहती है, अरे बेटा, बहू के साथ ये औरत कौन है? माँ, ये कांता है। ये इसी घर में रहेगी और सारे घर का काम करेगी और साथ साथ सुधा का भी ख्याल रखेगी। माँ, अब तो कोई परेशानी नहीं है ना आपको? मुझे तो पहले भी कोई परेशानी नहीं थी बहू। मैंने ज़रा सा डांट क्या दिया तो घर से ही निकल गई। आजकल की बहुओं से तो कुछ कहना ही बेकार है। गुस्सा नाक पर रखा रहता है। अरे हमने नहीं किया कभी ऐसा कुछ। हमारी सास ने तो हम पर हाथ भी उठाया है। लेकिन आजकल की बहुएं क्या समझेंगी उस डांट को जिसमें प्यार छुपा होता है। कांता, तुम खाना बना लो। सुधा, चलो तुम मेरे साथ कमरे में। सुमिन सुधा को कमरे में लेकर जाता है, लेकिन देवकी का बोलना बंद ही नहीं होता। मुंबई के एक फ्लैट में रहने वाली रिन्नी की शादी हो जाती है दिल्ली के बंगले वाले लड़के रोहन से। इतना बड़ा घर तो रिन्नी ने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था, रहा तो कभी नहीं। अब जिंदगी कैसे फ्लैट से बंगले की होती है, आइए देखते हैं। अरे रिन्नी बहू, तूने ये कमरे में ही कपड़े क्यों सुखा लिए? ऊपर छत है, बाहर आंगन है, पीछे पूरा खुला पोर्शन है, कहीं भी सुखा लेती। कमरे में कौन गीले कपड़े सुखाता है? मैं, वो क्या है ना मम्मी जी, ज़्यादातर लोग देश के कमरे में ही कपड़े सुखाते हैं। ये तो आप लोगों की किस्मत है कि आप लोगों को ईश्वर ने इतना धनी बनाया। ओह, ये क्या है माँ? सोता हूँ तो सर पर कच्छे सूखते हैं। माँ, इसकी शादी भले ही बंगले में हो गई हो, लेकिन इसकी मानसिकता तो अभी भी वही एक कमरे के मकान की ही है। ऐसे नहीं बोलते रोहन, तेरी बीवी है, तुझे पसंद आई थी तभी तो शादी हुई ना। पर रिन्नी पर रोहन की बात का कोई असर नहीं होता। वो तो आराम से अपने एक ही कमरे को पूरा ससुराल मान कर बैठी थी। अगले रोज, सासू माँ, ओ सासू माँ, मुझसे नहीं बनता आपके किचन में खाना। अरे एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे की दूरी इतनी है जितने में लोगों के मकान ही खत्म हो जाते हैं। मैं तो इतने बड़े किचन में खो ही जाऊं। हाँ, तो खोती भी तो नहीं हो। अब किचन बड़ा है तो क्या इसमें भी हम लोगों की गलती है? क्या है रोहन बेटा, क्यों ऐसे बोलता रहता है? अरे इसकी बात तो सही है ना बहू। दरअसल पहले ना ये कमरा मेरे ससुर का था, हम लोग तो ऊपर रहते थे, लेकिन फिर उनके जाने के बाद इसे ही हम लोगों ने किचन बना लिया। हाँ, देखिए बोला था ना मैंने। अच्छा सासू माँ, मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों ना हम लोग घर में एक इलेक्ट्रिक साइकिल रख लें। वो क्या है ना, सब दूर दूर पड़ा रहता है ना, इसलिए। हाँ हाँ, रिक्शा ही चलवा देता है। तुम मुंबई वालों को क्या लगता है कि एक ही कमरे में पूरा जीवन है? क्या मुंबई वाले? अरे मुंबई में ही तो अंबानी का इतना बड़ा मकान है जो दिल्ली वालों ने तो कभी देखा भी ना होगा। क्या बहू? बहू तो बस मुंबई की बात सुनते ही खुश 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 हो जाती है। हाँ हाँ,
हाँ माँ जी, और क्या। फिर एक रोज, चलो रिन्नी, तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ। कहीं क्या घुमाना, आप तो मुझे बस ड्राइंग रूम से किचन ही ले जाओ, इतने में ही मेरा घूमना हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ आज उससे थोड़ा और बड़ा चक्कर लगवा कर आता हूँ, छत दिखाता हूँ तुम्हें। रोहन रिन्नी को लेकर छत पर जाता है। हाय रे, इतनी बड़ी छत और पूरे दिल्ली के नज़ारे। रिन्नी को तो मानो चक्कर ही आ जाता है। यार, इतने बड़े घर में झाड़ू पोछा कैसे होता होगा। तो नौकर किसके लिए है? वो लगाते हैं ना झाड़ू पोछा। क्यों, माँ ने तुमको बुलाया क्या झाड़ू लगाने को? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं बोला, पर फिर भी मैं क्या बोलती हूँ, क्या ज़रूरत है इतना फैल कर रहने की, जब गुजारा कब में भी हो जाता है तो। अरे क्यों करे कम में गुजारा, जब ऊपर वाले ने बंगला दिया है तो। हाँ फिर एक रोज, सासू माँ, अब एक बात बताइए, घर में चीनी नहीं है तो अब क्या करूँ। क्या ज़रूरत थी मेरी माँ को जो इतने बड़े बंगले में शादी कर दी। अब घर में चीनी नहीं है तो इससे बंगले में शादी का क्या लेना देना। हाँ बहू, ये लॉजिक तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। चीनी नहीं है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, बाजार से ले आओ। क्या फ्लैट वालों के घर कभी चीनी खत्म नहीं होती? होती है, चीनी खूब खत्म होती है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को तुरंत भाग कर जाना नहीं पड़ता। बस कटोरी उठाई और लंबा हाथ करके बगल वाले के घर से ले ली। यहाँ तो बगल वाले घर में जाने के लिए भी कार निकालनी पड़ेगी। माँ सुना ज़रा इसका लॉजिक। अरे क्या बगल वाले, हम लोगों के लिए ही राशन भरवा कर रखते हैं। तुम नहीं समझोगे, चीनी की कटोरी के साथ 4 घर की चुगली भी हो जाती है। यहाँ तो पता ही नहीं चलता कि किसकी बहू की सास से नहीं पट रही, किसका पति शराब पीकर मारता है या फिर। बहू यहाँ सब उल्टा है। सास बहू के साथ नहीं रहती और पति नहीं, बीवी शराब पीकर पति को मारती है। मजाक कर रही हूँ। बहू देखो, ये डिसेंट लोगों का एरिया है जहाँ घरों की अनबन को रास्ते में नहीं रख देते। माँ जी, हम लोगों के यहाँ ना पूरा मोहल्ला ही परिवार होता है। पड़ोस के चाचा आपके बेटे को स्कूल छोड़ आते हैं और बच्चे किसी भी घर में जाकर खाना खा लेते हैं। हर समस्या का समाधान किसी न किसी के पास होता ही है। माँ जी, छोटे मकान वालों के दिल ना बहुत बड़े होते हैं। सास को बहू की बात सच भी लगती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। माँ जी, आप एक काम करिए ना, आप आसपास के लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए ना, फिर देखिए। अरे नहीं नहीं माँ, रहने ही दे। पता नहीं कैसे कैसी बात करेगी ये। हम लोगों की इमेज है यहाँ। पागल है क्या मेरी बहू, बढ़ाया इमेज वाला। हाँ बहू, ज़रूर कल ही मैं एक पार्टी थ्रो करती हूँ बहू मिलन की, बस। अगले रोज मोहल्ले की बहुत सी हाई प्रोफाइल औरतें रिन्नी के घर आती है। सभी रिन्नी के हाथ की चाय, पकोड़े और दूसरी चीज़ें खाकर खुश हो जाते हैं। अरे ये झुमका भाखड़ किसने बनाया? दिल्ली आकर तो मैं इसे भूल ही गई थी। और ये वड़ा पाव खा कर देख, ऐसा तो कहीं नहीं मिलता यहाँ दिल्ली में। किसी को चाय अच्छी लगती है तो किसी को पकोड़ा। सभी बैठे होते हैं कि रिन्नी एक ऐसी बात छेड़ देती है जिससे सभी औरतें इमोशनल हो जाती हैं। टॉपिक होता है मायका। मेरा मायका तो इतना अच्छा था, पता ही नहीं चलता था कब मेरे नासिक में सुबह से शाम हो जाती थी। आसपास अपने लोग, परिवार, पता है हम लोगों के घर तो गाय भी थी। सही बात है, जब से इस घर में शादी होकर आए हैं दिखावे की ज़िंदगी दिखावे की हो गई है। ना कोई बात करने वाला, ना कोई सुनने वाला। सही बोल रही हो रिन्नी, तुमने तो दिल की बात कर दी बेटा। तुम पहले आ जाती तो मोहल्ला मोहल्ला बन जाता। हाँ, अब हम लोग ना कम से कम एक बार तो सारे दिन में मिलेंगे ही और एक दूसरे की बात भी सुनेंगे। मेरी बहू तो न जाने खुद को क्या ही समझती है। महंगे कपड़े, हर दिन पार्लर और ढेर सारी शॉपिंग करती है, मुझसे बात भी नहीं करती। तो आप ना घर का एक रूल बना लीजिए
कि कोई सारा दिन कहीं भी रहे, रात का खाना कोई अपने कमरे में नहीं बल्कि एक साथ खाएगा। हाँ, ये सही है। कम से कम सारे दिन में एक बार तो सब साथ में होंगी। जीती रह रिन्नी बेटा। इसी तरह सब अपनी अपनी समस्या बता रहे थे और एक दूसरे को समाधान दे रहे थे। लग ही नहीं रहा कि हम यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं। अरे कभी किसी को किसी से बात करने की फुर्सत ही नहीं होती थी। वो तो आज यहाँ आ गए और इतनी मन की बातें कर ली। हाँ, पर फुर्सत नहीं, बोलो कि संकोच में रहते थे, वरना पिंजरे में तो सारी ही चिड़िया की तरह बंद थी। पूरे घर में नौकर चाकर काम करते और हम अकेले। लेकिन अब लग रहा है कि बहुत लोग हैं यहाँ, मेरे अपने। सब रिन्नी को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद मुझे तो पता ही नहीं था कि लोगों के घर में ये सब चल रहा है। माँ जी, मकान बड़ा हो या छोटा, घर के अंदर ना सबके साथ रहना ज़रूरी होता है। छोटे मकान में सब एक दूसरे के आंखों के सामने होते हैं। कम कमरे तो साथ रहना, बड़े घरों में तो सब अपने अपने कमरों में ही रहते हैं। हम पड़ोस की तो क्या ही बात करें, एक दूसरे को अच्छे से समझते ही नहीं। मेरे लिए तो मेरा फ्लैट ही मेरी दुनिया है। क्यों?